आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल करंट अफेयर। इसके लिए हम लोग विजनाइज का मंथली मैगजीन जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है सबके पास, है ना, उसको हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक का कंपाइलेशन किया हुआ है। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम लोग कवर करते चलेंगे, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए जो चीज़ लिखा हुआ है उसको वहाँ पर वहीं पर मतलब इस पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है कि कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रीलिम्स के बाद जो है आपको दिक्कत ना हो सेग्रीगेट करने में। तो अभी से ही सेग्रीगेट करते हुए चलते हैं, और जो प्रीलिम्स के लिए है उसको बार बार देखते रहेंगे आप लोग अपने घर पर। ठीक है। अच्छा, देखो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ट्रिब्यूनल सिस्टम का न्यूज़ चला हुआ था, तो उसमें जानना है मेरे को क्या। 1976 में जो है हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दो आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, 323A, 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था, जबकि बी जो था वो तुम्हारा पार्लियामेंट और स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है। ये मतलब जनरली टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म के लिए आया था, बाद में फिर इसका डोमेन और आगे बढ़ गया। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगले पेज पर आते हो, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स क्या है। ये तुम्हारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है मेंस के लिए, ये भी मेंस के लिए, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है, ये मतलब पूरा जो है ये तुम्हारा ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जो तुम्हारा पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 243 में मेंशन किया जाता है इनके बारे में, पीआरआईज के बारे में। ठीक है। और इसी के थ्रू जो है इसको बहुत सारा पावर मिलता है, जैसे 243G के तहत जो है इसको क्या मिलता है, फंक्शनल पावर मिलता है जो भी है ना। टोटल जो है अभी ये मेंस में ये पॉइंट यूज कर सकते हो, करीब करीब तुम्हारा 2.62 लाख पीआरआईज है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, देखो 243H, 243I, 283BB। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, ताकि फिनेंशियल एम्पावरमेंट जो तुम्हारा पंचायत का हो सके। इसमें देखो ये बोला जा रहा है कि फाइनेंस फॉर पंचायत बाय सिक्योरिंग ऑथराइजिंग फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ग्रांटेड एड टू पंचायत फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। दूसरा देखो 243I, इसमें क्या बोल रहा है कि फिनांस कमीशन जो है हर 5 साल पे सेट करना है, जिससे कि तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पंचायत का, उसके लिए वो रिकमेंडेशन भी देगा, ताकि इनका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। साथ ही साथ आर्टिकल 280 जो है तुम्हारा फाइनेंस कमीशन से एसोसिएटेड है, सेंटर का। ठीक है। तो वो भी जो है तुमको मैंडेट दिया हुआ है, उसको भी दिया हुआ है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंड ही कर सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से किस तरह से मतलब सप्लीमेंट किया जा सकता है पंचायत रिसोर्सेज को, प्रेसिडेंट को करता है वो। ठीक है। ये चीज़ होता है तुम्हारा, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट था। दूसरा देखो ये एक्ट है, ये एक्सपेक्टेड है कि आपका इस बार यूपीसी प्रीलिम्स पूछ सकता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो यूपीसी यही देगा कि पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल को जो है किससे रिप्लेस किया गया, तो पैसा पोर्टल डैशबोर्ड से रिप्लेस किया गया है। ठीक है। दूसरा देखिए, जो एक्ट का प्रोविजन है ये क्या क्या है, तो देखो कुछ कुछ की फीचर है इस एक्ट का। तो पहला है कि राइट टू स्ट्रीट वेंडर्स, तो एवरी स्ट्रीट वेंडर्स के पास क्या है, कैरी, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, उसकी उसको हक है कि वो अपना बिजनेस को आराम से कम कैरी कर सके। लेकिन कुछ कुछ उनके साथ हक के साथ साथ क्या आ रहा है, उनके साथ कुछ कुछ जिम्मेदारियां भी आ रही है। तो क्या क्या जिम्मेदारी है, जो भी उनका गुड बिहेवियर से एवरीडे का उसको ठीक करना है, जहां पर भी मतलब वो बेच रहा है उसको मतलब अपना पब्लिक हाइजीन वहाँ पर मेंटेन करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सही से मेंटेन करना है। साथ ही साथ पेमेंट करना होगा एक जो लोकल अथॉरिटी को जो भी करते हैं, जैसे नगर निगम वगैरह सब आता है वो कलेक्ट करता है ना पैसा, कि तुम मतलब सेविक कम्युनिटीज को यूज कर रहे हो तो उसके लिए तुमको कुछ कुछ चार्ज लगता है, डिसेंट होता है ना। तो वो चीज़ होता है तुम्हारा। एक और है तुम्हारा टाउन वेंडिंग कमिटीज, है ना। वो बोला है कि तुम्हारा ईच लोकल अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना है ना। तो इसी हिसाब से ताकि आप देख सके कि कितना बिल्डिंग जोन है पूरे शहर में, तो ये टाउन बिल्डिंग कमेटी होगा। ये जो टाउन बिल्डिंग कमेटी होगा ये हेट्रोजीनियसली कंस्टिट्यूटेड रहेगा, मतलब बहुत सारा इसमें मेंबर लोग रहेगा, मतलब डिफरेंटली क्या बोलते हैं तुम्हारे दूसरे दूसरे सेक्शन के लोग रहेंगे, लेकिन 40% जो है वो होगा ना, वो तुम्हारा स्ट्रीट वेंडर्स होना चाहिए। ठीक है। ये है तुम्हारा। उसके बाद क्या है कि आपको एक सर्वे करवाना है हर 5 साल पे, है ना, जो कि आपका सीओवी जो दिए हैं वेंडर को उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, हर 5 साल पे। सीलिंग लिमिट दिया हुआ है कि कितना आप ये आखिर सीओवी इशू कर रहे हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए। तो एक चीज बोला गया है कि कितना नंबर ऑफ वेंडर होना चाहिए आपके शहर में। यहाँ पर थोड़ा ये थोड़ा प्रोविजन थोड़ा अजीब है। बोला है कि 2.5% जो पॉपुलेशन है ना, उस वार्ड का, उस जोन का, उस शहर का या उस छोटे से नगर का, उतना ही तुम्हारा वेंडर होना चाहिए। 2.5%। ठीक है।
उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया का क्या स्थिति है, तो करीब करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा तुम्हारे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको डाल देना। ठीक है, ऐसे मेंस में कोड नहीं आएगा, जब आता है ना, जैसे तुम गवर्नेंस में डालोगे ना, गवर्नेंस इंटरवेंशन वाला जो है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नेंस का जो पार्ट है, तो उसमें तुम्हारा ये चीज़ आ सकता है, तो उसमें डाल देना ये चीज़। ठीक है, ये जो है रिवाइव्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये कोर तुम्हारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जीएस पेपर 2 में, मेंस के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, हाँ एक सही ये है देखो, SCLC, ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको जो है तुम्हारा इस एक्ट के तहत गठन किया गया, आर्टिकल 3 सेक्शन 3A, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन होंगे, तो चेयरमैन जो कि सिटिंग जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही साथ 9 मेंबर होंगे। उनको कौन नॉमिनेट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्किप करेंगे बाकी सबको। MP लाइट्स जो है, ई साक्षी जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपके मॉस्पी इंट्रोड्यूस किया है। मॉस ऐसे भी तुम्हारा जो MP लाइट्स होता है उसको मॉस्पी ही देखता है ना। तो MP लाइट्स क्या हो जाता है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मॉस्पी के अंदर आता है। मॉस्पी हो गया तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। MP लाइट जो होता है वो आपको, जो MP को फंड नहीं मिलता है 5-5 करोड़, तो वो MP लाइट ही होता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि कम से कम 15% ऑफ MP लाइट इंटेलिजेंट अलोकेटेड टू उस पॉपुलेशन को जहाँ पर तुम्हारे SC लोग रह रहे हैं, है ना। और 7.5% जो है आपको डालना पड़ेगा किसके लिए? ST के लिए। जो कि मतलब काइंड ऑफ रिजर्वेशन भी ऐसे ही दिया जाता है ना। 22.5% ऐसे ही SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है 22.5% का, वो ऐसे ही है। ये फंड जो है नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल है मतलब बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि इस साल के बाद अगर फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको विड्रॉ करने जाओगे तो वो लैप्स कर जाएगा, उसको फिर अलग से करवाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए साथ वो चीज़ नहीं है। ये 5 करोड़ जैसे एक साल का है, तो वो अगले साल हो सकता है 10 करोड़ बन जाए, अगर इस साल कोई भी खर्चा नहीं किया है तो। ठीक है, वो चीज़ होता है तुम्हारा। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होता है, जो मतलब तुम्हारा जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जो देख रहा है कि डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये अब जब तक अप्रूव नहीं करेंगे ना कि हाँ 10% कम से कम ये खर्च किए हैं, ठीक है, तो उसको इस तरह से दिया नहीं जाएगा। तो इंस्पेक्ट करने का तुमको किस तरह से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करना होगा, कोई भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर उसको 10% तो मिनिमम करना ही करना है इंस्पेक्ट, है ना। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी। ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी बना है जो इसमें, जिसको सेटअप कहाँ किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में। ठीक है, ये जो तुम्हारा NISD जो है, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री को गाइड करेगा कि क्या क्या आप सोशल ऑडिट कर सकते हैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने में। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा, ये स्किप कर जाओ, हाँ सुप्रीम कोर्ट का 75 ईयर्स हुआ है। तो ये मतलब पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1974 का पास किया गया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा कहाँ बसाया गया था? कैलकाटा में। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जो है तुम्हारा मद्रास में डाला गया था और बॉम्बे में डाला गया। तो पहले सबसे पहले क्या गया है? कैलकाटा में, उसके बाद मद्रास में और बॉम्बे में। मतलब देखो ब्रिटिश जो है जैसे जैसे जीतते चला ना, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे 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 पहले कहाँ जीते, यहाँ जीते, उसके बाद यहाँ जीते, फिर यहाँ जीते, फिर यहाँ जीते, तब इधर गए तुम्हारे, है ना। तो उसी ऑर्डर में भी ये चीज़ इस्टेब्लिश हो रखी है, कैलकाटा में, मद्रास में और बॉम्बे में। इंडिया इंडिया हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 का, उसके तहत जो है बाकी जो तीनों सुप्रीम कोर्ट था ना, उसको क्या किया? एबॉलिश किया और बोला गया कि हर हाई कोर्ट रहेगा सारे प्रोविंसेस में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 जो है वो फिर क्रिएट किया गया तुम्हारा फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्रिएट किया, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के रूप में जाना जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये मेंस में तुम्हारा आ सकता है। मेंस के लिए, मेंस का एक तरह से फॉर्डर है, इंपॉर्टेंट क्या फॉर्डर है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर तुम्हारा, और कल कल भी जैसे हम लोग बेयर गाइडेंस पढ़े थे, क्या आर्टिकल 124(1) में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मस्ट हैव अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम 7 एडिशनल अनलेस पार्लियामेंट स्पेसिफाई हाई नंबर ऑफ थ्रू स्टैट्यूट। तो ये जो 7 है इसको भी कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 33। 33। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 में, उसके प्रति इसको किया गया। ठीक। अच्छा, अब अगला जो आता है तुम्हारा
रीजनल बेंच बनाने का बात आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये देखो तुम्हारा जो आर्टिकल 120 है ना, वो साफ साफ बोलता है कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में तो बैठेगा ही बैठेगा, साथ ही साथ अगर अगर अलग अलग जगह बैठ सकता है, अगर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है टाइम टू टाइम तो। ठीक है, तो रीजनल बेंच क्रिएट करने के बाद आर्टिकल 130 में किया गया है। अच्छा, लॉ कमीशन जो है 2009 का, 229th लॉ रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 2009, वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो दिल्ली में रखिए, लेकिन जो कैसेशन बेंच है वो नॉर्थ रीजन का दिल्ली में होना चाहिए, साउथ का आप चेन्नई या हैदराबाद में डाल दीजिए, ईस्ट का कलकत्ता में डालिए, और वेस्ट का मुंबई में डालिए। ठीक है, ये आप डाल सकते हैं, मतलब कल होके मेंस में कहीं आता है तो ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ये मेंस में ये याद रखना बस। ठीक है, नालसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नालसा देखो तुम्हारा आर्टिकल 339A को डाला गया, इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है तुम्हारा पास किया गया था 1987 में। 1995 में तुम्हारा नालसा को बनाया गया था। बस बात खत्म। नालसा कैसे, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, 2020 के पीवाईक्यू में आ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि सेक्शन 12 जो है तुम्हारा क्या क्या बताता है कि किसको किसको प्रायोरिटी देना है, आपको हेल्प करते हुए, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को देना है, a member of scheduled caste or scheduled tribe, industrial workman, person with disability, person with a person in custody, उसके बाद तुम्हारा विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह से किए हैं, और साथ ही साथ जिनका एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है, वो लोग आते हैं इसमें। बाकी सब ठीक है। ये तुम्हारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि क्या क्या इशू आ रहा है और उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 जो है वो यही बोलता है, कल हम लोग बात किए थे कंप्लीट जस्टिस का। कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी डिग्री वगैरह पास कर सकता है, ताकि आपको कंप्लीट जस्टिस मिले। ये आर्टिकल 142। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। देखो 17th लोकसभा का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसके तहत ना आपका वो जो नहीं आता है, जो इफिकेसी ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग जो क्वेश्चन बना हुआ था, तो उसके लिए ये फॉर्डर है, मीन्स का ये फॉर्डर है, प्रीलिम्स का इसका लेना देना कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज याद रखो, दो तरह का लैंड होता है, पांडारम लैंड और जन्मम लैंड। ये दोनों कहाँ से एसोसिएटेड है, लक्षद्वीप से एसोसिएटेड है। पांडारम लैंड वही हो गया तुम्हारा जिसमें गवर्नमेंट जो है तुमको एक प्रोप्राइटरी राइट दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारा जन्मम लैंड यही हो गया जिसमें या तो देखो, या तो पांडारम लैंड है या फिर जन्माम लैंड है। ठीक है, ये कोई पूछ सकता है कि पांडारम लैंड और जन्माम लैंड जो है किस प्रोविंस से एसोसिएटेड है, या किस स्टेट से एसोसिएटेड, किस यूटी से एसोसिएटेड है, तो ये डाल सकते हो तुम। ठीक है, ये तुम्हारा लक्षद्वीप से एसोसिएटेड है। आधार कार्ड के बारे में ये जानो कि 12 डिजिटल रैंडम नंबर हो दिया जाता है, यू आई डी ए आई देता है। यू आई डी आई जो स्टैट्यूटरी बॉडी है तुम्हारा, आधार एक्ट 2016 के तहत इसको स्टेटस मिला, दो तरह का डेटा कलेक्ट करता है, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब यही होगा कि आपका नाम, आपका सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस क्या। बायोमेट्रिक मतलब आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस और आपका चेहरा का फोटोग्राफ लेगा। ठीक है, कोई भी रेसिडेंट है हिंदुस्तान में वो आधार बनवा सकता है, रेसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यूसीसी का बात आ रहा है, तो देखो यूसीसी में तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा यूसीसी के बारे में। ठीक है, आप ये जाने कि लेक्स लोकी रिपोर्ट जो है वो ये बोलता है कि पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू शुड नॉट बी कोडिफाइड। ये इस लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है BN राव कमेटी जो है 1941 का, वो कोडिफाई किए थे हिंदू लॉ को। ठीक है, जो इक्वल राइट्स दिया था किसको, वुमेन को। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का यूसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक यूसीसी फाइनली मतलब पास होने का बात नहीं आ जाता तब तक नहीं आता। वन नेशनल इलेक्शन इस बार मेंस में आ चुका है, तो इसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। म्यूनसिपल इलेक्शन का भी नहीं है, क्योंकि बताया गया है क्लास में ही कि म्यूनसिपल इलेक्शन जो है हर स्टेट का अलग अलग तरीके से किया जाता है, कहीं पर मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कहीं पर मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। तो उसको ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। SR बोमई जजमेंट 1994 का, देखो ये जबरदस्ती बनाने वाला बात हो गया कि 30 साल हो गया है ना। ये कोई
बात नहीं होता कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा इस पर, ठीक है। सिक्स शेड्यूल वगैरह जो है, ये फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल जो है, बुक से ही पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर आता है तुम्हारा एक ना, अभी रिसेंटली ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। कौन कौन तीन पार्टी है इसमें इन्वॉल्व? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा। बस ये इंपॉर्टेंट है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने को पूछ सकता है यूपी से, तो क्या कर लोगे, इसलिए दिमाग में रहना चाहिए, है ना। अब आता है आपका फिजिकल फिटरिज्म में, तो इसके लिए कौन कौन आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है? पहला होता है तुम्हारा ग्रांट इन एड, हालांकि एक बुक में दिया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। ग्रांट्स इन एड, वो आर्टिकल 275 के तहत होता है। बोरिंग के बारे में बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो यहाँ से बोरो करे चाहे बाहर से बोरो करे, ठीक है। लेकिन स्टेट जो है वो इंडिया में कहीं से बोरो कर सकता है, बाहर से बोरो नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा बताया गया है 293 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। फाइनेंस कमीशन के कितने मेंबर होते हैं? फाइनेंस कमीशन के कितने मेंबर होते हैं? फाइनेंस कमीशन के कितने मेंबर होते हैं? Chairman and four members. इनका अपना अपना अलग अलग डोमेन में एक्सपर्टीज होता है, तो ठीक है। चार होते हैं, फिर चार होते हैं पर चेयरमैन। चार होते हैं। कौन क्या बोल के निकल जाता है यार, तुम लोग सुनो। सर चेयरमैन और चार मेंबर। हम्म, ठीक तो है। चलो, काटो इसको इसको, कोई काम का नहीं। ये देखो, ये तुम्हारा रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन गवर्नेंस जो है, ये मेंस के लिए है तुम्हारा, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। यहाँ से ऐसे मेरे मेरे द्वारा भी लिखवाया गया है। अगर वो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये कर लो, तो यहीं से, ठीक है। ये देखो, ये मेंस के लिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेटा तुम्हारा फॉर्मूला का काम करेगा, कल के डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग के रिलेटेड कुछ आता है तो, ठीक है। चैलेंज क्या क्या फेस करते हैं यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए तुम्हारे क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही एक्ट तुम्हारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, उसमें बकायदा पीडब्ल्यूडी को ना डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट अगर होता है, ठीक है, जो उसको हिंडर कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि इफेक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो कह देते थे ना कि मतलब फिजिकली अनेबल्ड लोग या फिजिकली भी डिसेबल्ड लोग को या फिर दिव्यांगजनों को इतना रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, तो क्योंकि इनका जो फिजिकल बैरियर है ना, इसको मतलब क्या किया जा रहा है, रिजर्वेशन क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव इंटरवेंशन होता है, इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। टोटल 21 टाइप का जो है डिसेबिलिटी को कवर किया है, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम को भी रखा गया, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है तो भी, मेंटल इलनेस हो तो भी, ठीक है। साथ ही साथ इनको ये भी बोला गया कि इनको राइट टू इक्वालिटी लाइफ डिग्निटी इररेस्पेक्टिव करना ही करना है आपको, है ना। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, तो इसमें तुमको ये बोला है राइट टू होम एंड फैमिली मिला है, रिप्रोडक्टिव राइट है तुम्हारा, एक्सेसिबिलिटी टू इन वोटिंग है, राइट टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी। इस बार इस चीज़ को एक्सरसाइज किया गया है इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में, एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग वाला में, ठीक है। बेंचमार्क क्या होना चाहिए? कम से कम 40% जो है आपका होना चाहिए डिसेबिलिटी, तभी आप मतलब जो भी मतलब फैसिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो मिल रहा है उसको आप अवेल कर पाएंगे, है ना। तो एजुकेशन में 5 से 5% तक का मिलता है रिजर्वेशन, और एम्प्लॉयमेंट में 4% का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बाकी ये तुम्हारा मेंस का इशू है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, तो दोबारा इसको बार बार देखने का जरूरत नहीं बनता है, ठीक है। यही है तुम्हारा क्या है कि राइट टू कंडक्ट बिजनेस, अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। हरासमेंट से आपको प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। कोई भी आके आपको थप्पड़ उपड़ नहीं मार सकता ऐसे ही, है ना। रिलोकेशन और इविक्शन तो एक 30 डे के प्रायर नोटिस देना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ रिक्लेमिंग, आप जाके अपना गुड्स को है रिक्लेम कर सकते हैं, अगर उठा के ले जाएगा वो सब लोकल अथॉरिटी तो। कब देना पड़ेगा? अगर पेरिशेबल आइटम है तो सेम डे आपको देना पड़ेगा, और नॉन पेरिशेबल आइटम है तो 2 वर्किंग डे के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कि एक तुमको पेरिस प्रिंसिपल आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग में आएगा। तो पेरिस प्रिंसिपल किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से। जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है ना, ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, इनको NHRI दिखाया गया है, NHRI बताया गया है ना। तो उसके लिए पेरिस प्रिंसिपल आपका एसोसिएटेड है। ठीक है। दूसरा तुम्हारा ये आ जाता है ग्लोबल अलायंस फॉर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये 1993 में इसका को स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया जो है इसका मेंबर है, टोटल इसके 120 मेंबर है, इतना नहीं पूछेगा इसका इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, तो ये आया आपका। ठीक है। अगला आता है कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ पता है आपको इसका चेयरमैन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिटायर होंगे, है ना। नहीं तो फिर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। पांच पांच जो उसके फुल टाइम मेंबर हैं, 7 जो है वही, जिनको एक्स ऑफिशियो मेंबर भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब वही माइनॉरिटी से आएंगे, बैकवर्ड क्लास से आएंगे, डिसेबिलिटी से आएंगे, कास्ट, ट्राइब, चाइल्ड और वुमेन। ठीक है। तो ये 7 मेंबर जो है अपने आप बन जाते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, जिसमें एक फिर तुम्हारे जज होगा सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड। दूसरे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के होंगे। 3 अदर मेंबर होंगे जिनको नॉलेज होना चाहिए क्या चीज़ का? ह्यूमन राइट्स का। साथ ही साथ एक तुम्हारी क्या होंगी? महिला होंगी। ठीक है। यही है इसका। ये जो इशू इससे आ रहा है, हालांकि वैसा कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ठीक है, कभी कभी पूछ भी सकता है। ठीक है। तो अगर आ गया तो तुम्हारे लिए लॉटरी है ना, तो ये सब तुम्हारा मेंस के लिए सेग्रीगेट कर दिया पाया से। अब चलो यहाँ पर आते हैं, होम वोटिंग फैसिलिटी। ठीक है। होम वोटिंग फैसिलिटी नाम से ही पता चल रहा है क्या है, घर से यहाँ ही आपको वोट करने का अधिकार मिल जाता है ना। वो चीज़ होता है तुम्हारा। पोस्टल बैलेट क्या होता है? ये पोस्ट के द्वारा सेंड किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है ना। इसमें कौन कौन होते हैं? स्पेशल वोटर होते हैं, सर्विस वोटर होते हैं, जो मतलब वोटर्स होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे गए रहते हैं। साथ ही साथ इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको, अगर आपको उठाया गया है तो आप पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो तुम्हारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये कम्प्लीटली मेंस का इशू है। बड़े हो गए। NCBC जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 बी के तहत इंसर्ट किया गया है इसको, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 338 बी। 338 ए किसके लिए है और 338 किसके लिए है? NCST 338A और 338 is NCSC. 338 SC है ना, और ए जो है तुम्हारा ST है। दोनों को अलग अलग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। 69th हम्म। 69th के थ्रू अलग हुए थे. अच्छा। 69 के थ्रू ये लोग अलग हुए थे। ये 338 SC है, 338 ST है। ठीक है ना। यस थ्री सर। थर्टी एट हाँ बोलो। सही है ना। हाँ सही है। और क्या, तुम लोग समझो थ्री थर्टी एक्सप्रेशन एट देखो। में दोनों साथ में था, फिर 338 में एसटी को भेज दिया गया। हम्म। देखो ये आएगा नहीं ये, क्योंकि दे दिया है तो फिर ठीक है, मेरे को भी लग रहा है कि जो करवा ही देता, अगर दे दिया है तो। ठीक है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है तुम्हारा फॉर्म 17C, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। साइलेंस पीरियड ये होता है, जैसे जैसे जितना भी ढोल ताशा नगाड़ा बजाता नहीं है लोग कि हाँ आइए इस छाप पे वोट दीजिए, इस छाप पे वोट दीजिए, तो ये सब 48 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए। मतलब जब आपका वोट होने वाला है उसके 48 घंटा पहले बंद कर दीजिए, मतलब 2 दिन पहले बंद कर दीजिए। ठीक है। वो चीज़ होता है। तो ये 48 घंटा का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइलेंस पीरियड बोलते हैं। आर्टिकल देखो, एक है, एक ये 329B है ना। इसमें क्या है ना कि देखो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा संवैधानिक है और तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो क्या हुआ था कि आर्टिकल इसको इन्वोव किया, कौन? इलेक्शन कमिश्नर। बोल दिया कि जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है ना इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसको लिमिट कर दिया।
ठीक है। तो लिमिटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ये चीज समझ लो, आर्टिकल 329 बी के तहत होता है। ठीक है। हो सकता है आर्टिकल 329 बी नहीं पूछे, लेकिन ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है। आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट तो कहीं पूछ सकता है आर्टिकल 142 को यूज करके, है ना, तो वो चीज समझे आप। ये इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना। इसको बनाता है तुम्हारा रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, मतलब वही तुम्हारा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, है ना। ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये तुम्हारा वर्ल्ड फ्रीडम डे भी बना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाता है तुम्हारा 3 मई को। ठीक है, ये मनाया जाता है। फ्रीडम जो है प्रेस को मिला हुआ है, उसमें तुम्हारे टॉप 3 रैंकर में नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। ठीक है। इंडिया का 159 रैंक है 180 में। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का हम लोग थोड़ा दिन पहले ही बात किए हैं इसके बारे में। ठीक है। तो इसको जो है, एक है तुम्हारा कर्नाटका में एक था एमपी, वो भग लिया था सेक्सुअल ये अब्यूज चल में। रही है। पूछे हैं नाम। वैलिडिटी जो है उसका 5 साल या फिर उससे कम हो सकता है। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या मिलता है आपको? इम्यूनिटी मिलता है वहां पर। ठीक है। आपको उठाया नहीं जा सकता इतना आसानी से, है ना, डिटेंशन वगैरह से आपको बचा जाता है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है वीज़ा रिक्वायरमेंट का कुछ कुछ कंट्री से, जैसे कि वीज़ा वेवर एग्रीमेंट किया गया है। इंडिया का टोटल 33 एग्रीमेंट की साइन है। ठीक है। जर्मनी में इसलिए भागा है वो। ठीक है। पासपोर्ट के बिना आप 90 दिन तक रह सकते हैं वहां पर। ठीक है। 7 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है, वो साफ साफ बोलता है कि इंडियन पासपोर्ट को कौन रेगुलेट करेगा तुम्हारा। यूनियन लिस्ट में इसको रखा गया है। तो कौन सा एक्ट के तहत पासपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 को। ठीक है। यहाँ पर टोटल 3 क्लास का पासपोर्ट होता है। पहला ऑर्डिनरी ब्लू, जो हम लोग के लिए इशू किया जाता है। दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जो व्हाइट कलर का होता है। और ऑफिशियल मरून कलर का भी होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट जो मरून कलर का होता है। ठीक है। हाँ, काम सिटीजन के लिए नेवी नेवी ब्लू है। हालांकि सुंदर ज़्यादा यही लगता है। चलो, इसको काटो। ठीक है। ये सब सब किया हुआ है मकसद, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। इसको देख लो। ये ना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उस चैप्टर में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं उसको यहाँ से। फर्स्ट पास द सिस्टम, ये मतलब वो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम होता है। दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, कंट्री को ना स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में बांट दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। और इसको लार्ज जोग्राफिकल एरिया में डिमार्केट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसमें ये भी हो सकता है कि इंटायर कंट्री को ना सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना इलेक्शन होता है। इसमें मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा, वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है? वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, और इसमें क्या होता है, वोटर वोट फॉर अ पार्टी। ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? जो ज़्यादा सीट लाएगा, जो ज़्यादा वोट लाएगा, उसको ज़्यादा सीट मिलेगा। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीट जो होता है लेजिस्लेचर में, वो प्रोपोर्शन होता है। जितना प्रोपोर्शन आपको वोट पड़ेगा ना, 50% वोट अगर पड़ गया आपको, तो इसका मतलब 50% सीट आपका हो गया। ठीक है। ये तुम्हारा कहाँ का फॉलो होता है? यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया जैसे लोकसभा जो कर होता है। ये तुम्हारा इसराइल में फॉलो होता है, नीदरलैंड में फॉलो होता है। इसलिए इसराइल में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट रहता है। कभी लिकुद पार्टी तुमको दिखेगा, है ना, इसीलिए। तो ये चीज़ होता है तुम्हारा, इसराइल में होता है, नीदरलैंड में होता है। बस ये प्रॉब्लम्स के लिए ही है, इतना इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट बेनिफिट सब एक ऐसी बात है, सबको अपने मन से नैरेटिव जो भी मन करता है, कर देता है। ठीक है। मिशन कर्मयोगी फिर कुछ खास आने दो, तो फिर काम करते हैं इस पर। मिस इन्फॉर्मेशन को देखो, ये मेंस का भी फॉर्डर है, और प्रीलिम्स के लिए तो जान ही सकते हो। क्यों? सोशल मीडिया फॉर पीस किसके लिए, किसके द्वारा किया गया है तुमको? यूनेस्को के लिए किया गया है। ठीक है। ताकि स्ट्रेंथन कर सके रिजिलियंस ऑफ सोसाइटी को। यही बात, मतलब एक तरह से ना काइंड ऑफ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन से एसोसिएटेड है ये। सोशल मीडिया फॉर पीस बाय यूनेस्को। दूसरा तुम्हारा आईटी रूल्स 2021 के तहत किया गया है। फिर आईटी एक्ट 2008 का भी है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को आप देखते हैं कि फेक न्यूज़ आप उससे ना फैला सके। आप फैलाइएगा तो आपको क्या किया जाएगा? पिनलाइज किया जाएगा। ठीक है।
भारतीय न्याय संहिता जो है, न्याय संहिता सेकंड, वही बोला है कि आप वो उसमें प्रोविजन है कि आप फेक न्यूज जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन के साथ नहीं फैला सकते हैं। और पीआईबी फैक्ट चेक जो है तुम्हारा क्या करता है, एक तरह से फैक्ट चेकिंग का काम करता है, ठीक है। पीआईबी निकालते रहता है कि ये जो सोशल मीडिया में चल रही है फालतू की बातें हैं ये सब, है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता है कि साथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली, किसके किसके, आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी, उनका तहत। और इसको को होस्ट कौन करता है, आईटीयू और स्विस कॉन्फेडरेशन। बस इतनी यही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें देखो तुम्हारे प्रश्न से सवाल ये बन सकता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वो किसको रिप्लेस किया, तो वो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया है, ठीक है। डीप में घुस के नहीं पूछेगा कि मेजर पॉइंट क्या है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तुम्हारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया है 1973, ये ईयर देखना है 1860, 1973। और एविडेंस एक्ट है 1972 का, भारतीय संहिता साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि हो सकता है ईयर चेंज कर दे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ईयर ही चेंज करेगा, है ना। क्या कि साक्ष्य से जिसको भी हिंदी आता है, साक्ष्य मतलब एविडेंस होता है, वो चीज़ पता चल जाएगा। तो ईयर ही चेंज करेगा, तो ईयर पे बेटा लोग ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। ईयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। अब आता है आपका टेली कम्युनिकेशन एक्ट, है ना। ये किसको रिपील किया है, ये तुम्हारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिपील किया है ना। और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को रिप्लेस किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कि इस एक्ट में बाकायदा डिफाइन किया गया है किसको किसको, टेलीकम्युनिकेशन को, स्पेक्ट्रम को, यूजर को, है ना। एक है तुम्हारा राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, है ना। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ना, जो कि अब हो गया तुम्हारा डिजिटल भारत निधि, इसको भी एक्सपांड करने का स्कोप इसमें है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है तुम्हारा आ चुका है काम में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ये किसको रिप्लेस किया है तुम्हारा, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक डीजीपीएस का तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। उसको अपॉइंट किया जाएगा, जो कि हेड ऑफ इंडिया पोस्ट होगा, है ना। इसी के पास क्या होगा, चार्ज फॉर, ये ही इसके पास मतलब पावर रहेगा कि रेगुलेट कर सके किस चीज़ पे, चार्ज ऑफ सर्विस क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये जो है डीजीपीएस ही देखेगा, उसको पावर मिला हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा, हालांकि पीनल प्रोविजन जो है प्रेस्क्राइब इस पे नहीं किया गया है, ठीक है। पोस्टल सिस्टम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के वक्त हुआ था, जो बोला था कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक नेशनली जो इंपॉर्टेंस का इंडियन पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहला पोस्ट ऑफिस तुम्हारा 1727 में लाया था, है ना। जनरल पोस्ट ऑफिस जो कलकत्ता में था, कहाँ पर सेट किया गया था, फोर्ट विलियम में सेट किया गया था, ठीक है। 18th लोकसभा में, ये तुम्हारे मेंस के लिए ये डेटा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा 17 में 14.4 था, अभी शायद 13% के आसपास आ गया है, ठीक है, ठीक है। जो कि तुम्हारा 5% था कब, फर्स्ट के लोकसभा में, ठीक है। अच्छा, एक ये देख लो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, जिसमें ये क्या है, तुम किस टाइप का बॉडी है, तुम्हारा स्टैट्यूटरी है, काशी जुडिशियल ऑटोनोमस अथॉरिटी है, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, काउंसिल एक्ट 1978 के तहत बनाया गया है, ठीक है। इसका टोटल चेयरमैन और 28 मेंबर होंगे। जो चेयरमैन होगा वो क्या होगा, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको नॉमिनेट करेंगे कमेटी, कौन कौन रहेगा तुम्हारा, राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे, और एक पर्सन रहेगा जो सेलेक्ट किया जाएगा, यही 28 मेंबर जो रहेंगे उनमें से, ठीक है। इसे याद रखना।
ये तो बात हमने देखी ही, मैं देख लेना इसको, है ना। बुक में भी देखा हुआ, इलेक्शन में भी पढ़ी ही है ना। तो वो चीज़ हो जाता है तुम्हारा। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हालांकि एक ही डायमेंशन कवर करता है। ठीक है। मेंस का बाकी राइटअप दिया हुआ है तुम लोग को, है ना। ये जो है एक ही डायमेंशन कवर करता है कि ऑडिटिंग लोकल बॉडी को ऑडिट ऑडिट करने में क्या दिक्कत होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें तो सिर्फ सिंगल डायमेंशन है, पूरा डायमेंशन ऐसा नहीं होगा यूपी से पूछ देगा कि ऑडिटिंग ऑफ लोकल को में क्या इशू आता है। आपका जो लोकल बॉडीज में क्या क्या इशू आ रहा है, तो ऑडिटिंग का एक इशू का डायमेंशन वहाँ पे खुलता है। ठीक है। तो अपने इच्छा अनुसार जो भी पॉइंट को उठा के चुनना है चुन लो, 2 पॉइंट डाल देना। ठीक है। आर्टिकल जो है तुम्हारा 131, ये क्या है वो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है तुम्हारा। ठीक है। सीबीआई का स्टेटस क्या है, नॉन स्टेटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। अपना पावर कहाँ से लेता है ये, DSPE एक्ट 1946 से लेता है। ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारे ये मीन्स के लिए ये सब है, तुम देख लेना, यूज कर लेना कौन कौन सा है। ये पूरा मीन्स के लिए ही है। ये भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फ्रांस को कंपेयर किया जाएगा, ये मीन्स के लिए ही है। ठीक है। इसको जो टोटल 8 कैबिनेट कमेटी बनाया गया है। कैबिनेट कमेटी जो है वो किस रूल के तहत बनता है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत बनता है। टोटल 8 कमेटी में कौन कौन है, अपॉइंटमेंट है, अकोमोडेशन है, इकोनॉमिक अफेयर है, पार्लियामेंट्री अफेयर है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ है, और स्किल एंड लाइवलीहुड है। तो देखो इसमें जो भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है और अपॉइंटमेंट कमेटी है, उसको चेयर कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। बाकी जो तुम्हारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है उसको हेड कौन कर रहे हैं, होम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेटा तुम्हारा ये मीन्स कहीं क्वेश्चन है, GS पेपर 4 में तुम्हारा आते रहता है। GS पेपर 4 GST पेपर 2 में स्विच करते रहता है ये लोग, है ना। तो ये जजेस वगैरह का जो जजमेंट हुआ है तुम्हारा, इसको देख लेना। नीति आयोग को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेयरपर्सन इसका कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। जितने भी CM हैं, यूटी हैं जिनका, यूटी के भी CM रहेंगे अगर है, नहीं तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे तुम्हारे। ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, फिर बाकी फुल टाइम मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो में मैक्सिमम 4 होने चाहिए। ठीक है। जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आएंगे, जिनको कौन नॉमिनेट करेंगे, खुद प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। स्पेशल इन्वाइटी कौन रहेंगे, हम लोग और जैसे लोग, जैसे कि जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिसनर होते हैं। ठीक है। डोमेन जो भी मतलब देख रहे हैं कि स्पेशल इन्वाइटी कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक को बनाना है, उसका जो एक्सपर्ट है उसको स्पेशली इनवाइटी के रूप में बुला लिया जाता है। रीजनल काउंसिल होता है अगर कोई स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के आसपास अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसके लिए रीजनल काउंसिल चल रहा है। ठीक है। CEO जो है अपॉइंटेड किसके द्वारा होंगे, PM के द्वारा होंगे, फिक्स टर्म के होंगे। रैंक इनको किस चीज़ का मिलेगा, सेक्रेटरी का रैंक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल 341 तुम लोग देखे थे, लेकिन फिर देख लो कि तुम्हारा स्टेट जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, है ना। सुप्रीम कोर्ट को, यानी क्या बोल रहे हैं, सॉरी, स्टेट जो है तो ऑल्टर नहीं कर सकता। शेड्यूल कास्ट का जो है ना लिस्ट है तुम्हारा आर्टिकल 341 के तहत, है ना। आर्टिकल 341 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट जो ऑफिशियली किसी को भी डिजिग्नेट कर सकता है, किसी ग्रुप को, कि ये आज से SC कहलाएंगे। साथ ही साथ पार्लियामेंट भी लॉ बना के एक्सक्लूड भी कर सकता है और इंक्लूड भी कर सकता है। स्टेट के लिए सेम चीज, गवर्नर को पावर है उसका। ठीक है। अच्छा, अभी देखो रिसेंटली पंजाब बहुत खतरनाक काम किया है। ठीक है। उसमें बोला है कि जो तुम्हारे जितने भी चांसलर हैं, एक बिल प्रपोज किया था जिसमें मतलब जितने भी चांसलर हैं ना स्टेट के, यूनिवर्सिटी के, बोला कि अब गवर्नर नहीं रहेंगे, उस चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है। तो फिर गवर्नर साहब क्या है कि उस आर्ट उसको जो है रिजर्व कर दिए। क्यों, क्यों रिजर्व किए थे, किस पॉइंट के तहत रिजर्व किए थे। अल्ट्रा वायरस। हाँ। ठीक है। तुम्हारा आर्टिकल बाबू कौन सा है, आर्टिकल 153 है शायद। आर्टिकल 153 बोलता है क्या, कि स्टेट यूनिवर्सिटी के जो भी चांसलर रहेंगे वो कौन रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। गवर्नर। आर्टिकल 153 है। ठीक है। 153 है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना। आर्टिकल 153 के तहत नहीं होता है ये। ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारे ये सब जो केस केस हुआ है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो फिर ये पता है, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा वो, ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव वाला इशू आ जाएगा, वो आएगा।
कि फेडरेशन फेडरल वाला इशू आएगा ये? कौन सा इशू आएगा ये? फेडरल वाला इशू आएगा। ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मिनरल टैक्सेशन पे, वो ये बोला है कि स्टेट को भी पावर है कि वो लेवी कर सकता है क्या चीज़, टैक्स पे, जो मिनरल राइट्स है, ठीक है, टैक्स लगा सकते हैं वो। इसका की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखो क्या क्या किया गया। पहला तो बोला गया है कि पावर टू टैक्स मिनरल जो है वो कहाँ पर डाला गया है, वो एंट्री 50 के तहत आएगा, स्टेट लिस्ट। और पार्लियामेंट इस चीज़ को यूज नहीं कर सकता है रेसिडुअरी पावर के तहत कि इस पे कुछ लॉ बना के मतलब कर दे अपना, ठीक है। दूसरा जो है एंट्री 54 जो है, ये बोला है कि आप यूनियन के पास क्या पावर है मिनरल का, कि वो रेगुलेट करेगा। वो टैक्सिंग ऑथोरिटी का उसको नहीं मिला है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तो जो तुम्हारा मिनरल्स का जो रेगुलेट करेगा ना, वो अथॉरिटी किसके पास है? सेंटर के पास है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो लैंड जो है तुम्हारा स्टेट लिस्ट में एंट्री 49 जो लैंड है उसमें साफ साफ बोला है कि मिनरल बियरिंग लैंड भी है, ठीक है। क्योंकि मिनरल बियरिंग लैंड जो है तुम्हारे किसके अंदर चला जा रहा है? स्टेट के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए स्टेट को जो है अथॉरिटी मिला है कि वो टैक्सेशन अथॉरिटी बन सकता है उस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, सब पूछते रहता है। 2017 में पूछा है, 19 में पूछा है ना, मिनरल्स वगैरह से रिलेटेड। तुम्हारा देखो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है तुम्हारा, है ना। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत किया जाता है। इसको पावर होता है किस चीज़ का? सिविल कोड का पावर होता है, और ऑब्वियस बात है ये तुम्हारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लग जाता है। अच्छा, ये चीज़ ये नहीं दिया हुआ इसमें, ये तुम अलग से लिख लो। इसमें जो है क्या होता है तुम्हारा, ये जो ट्रिब्यूनल्स होता है किस मिनिस्ट्री के अंदर बनता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या होम होम? अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ होम अफेयर्स। होम के अंदर आता है, ठीक है। ये तुम्हारा सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है तुम्हारा गुड गवर्नेंस के लिए, है ना। मेंस के लिए ये है एमओजीबी का जो प्लेटफॉर्म है, इसको तुम एक केस स्टडी या फिर के रूप में या फिर डाल सकते हो, या फिर एक पॉइंट के रूप में डाल सकते हो। फिर बोल रहे एक पॉइंट कवर होगा यहाँ सर, पूरा का पॉइंट कवर नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। लैटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, ये सब ऐसी ही मेरी बातें हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, बोल दिया था कि नहीं रिजर्वेशन पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर उसमें फिर वापस बिल वो ऑर्डर को वापस ले लिया गया था, है ना। वो चीज़ हुआ तुम्हारा। एक बार जरा जितना हम लोग किए हैं उसको जल्दी तेजी से पढ़ो, 10 मिनट 15 मिनट में, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं आगे, है ना। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा डिलिमिटेशन कमीशन अब बैठने ही वाला है, 2026 के बाद से तुम्हारा आने ही वाला है ना। डिलिमिटेड एक सेकंड, हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन तुम्हारा बैठने वाला है। देखो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में यही बात है कि कितना बार ये लगा हुआ है तुम्हारा, तो 4/12 तक अपॉइंट किया गया है। कल भी बेयर एक्ट जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें देखे ही थे, है ना, कि कैसे कैसे हुआ है तुम्हारा। आर्टिकल 82 के तहत होता है, तो इसमें यही काम का है। बाकी सब स्किप करो, कोई मतलब नहीं बनता है, सब रिपोर्टेड इशू है। ग्लोबल AI गवर्नेंस जो तुम्हारा ये मेंस के लिए है, ठीक है। उसको पूरा पढ़ के जाना इस बार, अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। ग्रीवांस रिलेशन मैकेनिज्म ये आपका दिया हुआ है तुम्हारा, जो मेंस मेंस का सिलेबस का पार्ट है ये, है ना। तो वहीं से ये आएगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये चीज़ वहीं पर जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हम्म, ठीक है, पूरा मेंस का ही याद कर लेगा, मेंस का ही है। जो छूट रहा है ना, परेशान नहीं होता, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस वाला इशू इशू हम लोग काफ़ी डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है, बहुत लोगों का ना कोर्ट में जाके हाथ पैर फूलने लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ होता है तुम्हारा ब्लैक कोट सिंड्रोम। और व्हाइट कोट सिंड्रोम वही तुम्हारे हॉस्पिटल डॉक्टर को देख के होने लगता है बहुत लोग को, कैसा ना मेरा बॉडी चीर फाड़ दे, है ना। तो वो चीज़ होता है तुम्हारा। ये राइट टू डिटेंशन वाला, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला सब देख चुके हैं हम लोग काफ़ी बढ़िया से। एक एक नया चीज़ मार्केट में, नया चीज़ चला हुआ है, प्री बार्गेनिंग, ठीक है। प्री बार्गेनिंग जो तुम्हारा 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था, CRPC में अमेंड करके। प्री बार्गेनिंग ये एक तरह से होता है कि तुमको 30 दिन के अंदर जो है
करना पड़ता है। प्ली जो तुम बार्गेन कर रहे हो 30 दिन के अंदर इसमें बोला गया है कि आप जो है इसको करिए, जल्दी जल्दी करके डिस्पैच कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ देखो ये ना उसी में ही अप्लाई होता है ना जिसमें 7 साल तक का सजा होता है, उसके लिए आप प्ली बार्गेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस कुछ कुछ चीज केसों को एक्सक्लूड कर दिया है, जैसे कि वीमेन के खिलाफ अगर कोई आप कुछ क्राइम करके आए हैं, चिल्ड्रन के खिलाफ करके आए हैं, कुछ सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस किए हैं, ठीक है। तो कोई ये सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस बहुत वाइड दायरा हो गया, है ना। तो आपका प्ली को जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। प्ली का भी बार्गेनिंग होने लगा नहीं, ठीक है। अब आपका 23rd लॉ कमीशन को जो गठन किया गया है 3 साल के लिए किया गया है, ये 2024 से लेकर 2027 तक रहेगा। इसका जो है मैंडेट ये है कि रिव्यू करना है, रिकमेंड करना है लीगल रिफॉर्म, ताकि मतलब इंडियन लीगल सिस्टम जो है आर्केइक जो चीज़ चला आ रहा है उसको डिस्कार्ड करिए और नया चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। वो रिकमेंडेशन देता है। इसका कौन कौन होता है? फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर होता है, साथ साथ और एडिशनल भी पार्ट टाइम मेंबर सब भी घुसा सकता है ये लोग, ठीक है। लेकिन ये बात रखना है, याद रखना, फुल टाइम चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होता है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो और पार्ट टाइम का कितना संख्या है वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ फुल टाइम चेयरपर्सन कितना है, 4%, फोर, ये वन और ये 4, ये तो पता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस वही देता है तुम्हारा, जो तुम्हें मतलब रिपील करो ऑब्सोलीट लॉज। ऑब्सोलीट लॉज मतलब जितने भी सड़ेले गलीले थकेले लॉज है ना, सबको हटाओ। उसको रिव्यू रिपील करने का बात करता है, यही सब बात करता है, और कुछ नहीं है जो ऊपर उसका माइंडेट जो है वही। अच्छा, कोई सी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सैंक्शन करने से पहले ना आपको ये चीज प्रोसिक्यूट करने से पहले ना आपको ना एक सैंक्शन लगा एक सैंक्शन लगता है ना। सैंक्शन लगा हुआ है कि ऐसे रैंडमली किसी को भी उठा के आप नहीं प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट को स्पेशली, ठीक है। तो उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी से ही तुमको चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कंपिटेंट अथॉरिटी जैसे जैसे यही चीज समझ लो कि जैसे अगर मतलब कोई ऑल इंडिया सर्विस का भी मेंबर है ना, तो उसको ऐसे कोई सस्पेंड नहीं कर देता है। उसको रिमूव करने के लिए स्टेट के पास पावर नहीं है, उसको रिमूव करने का, प्रेसिडेंट उसको हटाता है, ठीक है। सस्पेंड आप कर सकते हैं, रिमूव करने का पावर उसके पास ही है, प्रेसिडेंट के ही पास पावर है, ठीक है। तो कंप्लीट काइंड ऑफ वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है? तो सेक्शन छोड़ दो ये, याद रहेगा भी नहीं, मजेदार बात ये भी है, ठीक है। एक तुम्हारा असोसाई है। असोसाई क्या है? तुम्हारा एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, है ना। ये रीजनल ग्रुप है, बस ये याद रखना। इसको जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करेगा कि यूनाइटेड नेशंस का है, तुमको लोगों को भी लगेगा, फिर वो बता देगा कि तुम हाँ ये कोड कहीं एशियान से रिलेटेड है, तुम लोग के दिमाग में हो सकता है चलते रहता होगा। या फिर ये भी चला देगा क्या, ये हो सकता है वर्ल्ड बैंक एसोसिएशन है, मतलब इस तरह से मतलब कुछ डाल देगा यूपीएससी, ठीक है। लेकिन ये रीजनल ग्रुप है, अपना अपना अलग से इनका है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। क्योंकि ये बस अभी क्या है कि देखो प्रपोज किया है रिमूव करने का, है ना। इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में चला रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको देख लें, तो ऐसा इसका बहुत बड़ा एक बॉडी कोई नहीं है, ठीक है। जनधन योजना ये सब वैसे ही बातें हैं। लीगल एड वगैरह सब हम लोग देख चुके हैं, आईटीआई मीन्स में हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हैं, ठीक है। तो वहीं से देखना, यहाँ से देखने का जरूरत नहीं है उसको, है ना। ग्रामीण एलायंस में लक्ष्मीकांत हम लोग देखे हैं, एक्ट में 2008 का जो उसको डिटेल में ही देखे हुए हैं, तो उसको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है। एक तुम्हारा यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन है, तुम्हारा इंडिया पोस्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, जो कि 170 साल से काम कर रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये बना है तुम्हारा ट्रीटी ऑफ बर्न से। बर्न कहाँ पर है? जर्मनी, डॉइचलैंड। स्विट्जरलैंड में बाबू, यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी देखो स्विट्जरलैंड में। अच्छा, मेरे को बर्लिन सुनाई दिया, सॉरी। यूपीयू यूनाइटेड नेशंस का ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फिर याद रखना यूनाइटेड नेशंस का ये बाबू लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। वैसे ही आता है आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, है ना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन तुम्हारा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, ठीक है। फिर नया नया इनोवेशन जो भी है उसको हार्नेस करिए। मेंबर में है तो ऑब्वियस बात है इंडिया इसका मेंबर हो गएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। सोशलिस्ट सेक्युलर ये सब जबरदस्ती वाली बातें हैं, इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुका है उसको क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आएगा सवाल उसका, है ना। ये लोग बिना मतलब का इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये इसमें मतलब पूरा इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, बस यही चीज याद रखो कि इंटरनल डेमोक्रेसी आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में। इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तुम्हारा ये भी पॉइंट आ सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन, हालांकि नहीं आएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन। लगता है तुमको कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन आएगा?
तुम्हारा यूएस का में क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है तो मेंस के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है तुम्हारा मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुमको बहुत सारा डायमेंशन मिलता है। जैसे याद है थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि उनका बुक्स ही अच्छा से नहीं है तो उनका क्या नहीं ऑडिट ऑडिट होने में इशू आ रहा है। तो एक वो इशू को भी इसमें ऐड कर देना। ठीक है, तो तुमको जितना भी लो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, रिलायंस ऑन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब दूसरा के सेंटर मतलब अपने स्टेट के ही जो है पावर में बैठा है, वो उसी की तरफ मुंह तकते रहता है ये लोग, है ना। फाइनेंशियल चैलेंजेस, गवर्नेंस चैलेंजेस, तो उसमें तुम डाल देना। यहाँ पर तुम्हारा ऑडिट का भी है तो ऑडिट का भी नहीं है, इसमें इशू आ रहा है। ठीक है, तो वो डायमेंशन भी इसमें ऐड कर देना। बाकी वे फॉरवर्ड के वो तो वो हो जाएगा तुम्हारा। ये मेंस का इशू है। ठीक है, उसको प्रिलिम्स के मस्ती में इग्नोर करके चले जाना। गवर्नेंस में यही हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, इसमें बस वो जो है ना तुम्हारा वर्ल्ड बैंक जो इशू किया है उसमें ये भी ऐड करना कि इंडिया की तरफ से क्या हो रहा है। तो इंडिया क्या कर रहा है, तो फर्स्ट एआई डेटा बैंक इंडिया स्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, बस वो बाकी से पॉइंट्स हम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा भू आधार जो है ये क्या है तुम्हारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन है, जिसको उल्पिन बोलते हैं। 14 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड हुआ मतलब कि 1 2 3 4 AXY Z, फिर 3 4 8 7 इस तरह का होता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा आधार, तो इंसान का जो आधार होता है कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का होता है ना। 12। तो 12 का होता 12। 12। ठीक है, 12 का होता है। 12 का 12 होता है, वो चार न्यूमेरिक होता चार है चार सर। ऐसे करके तुमको दिखेगा, है ना। अलग अलग करके दिखते हैं, 4 4 4 4 3 12। ठीक है, ऐसे ही दिखता है, 12 होता है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा डिजिटल अपना आधार को कभी पलट के देख लिया करो ठीक से, है ना। और अपना आधार नंबर तो सबको याद होना ही चाहिए। कितने लोग को अपना आधार नंबर याद है? मुझे याद है, बताऊंगा नहीं। अपना आधार नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला जो जमाना है उसमें आधार का खेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो भू आधार जो है तुम्हारा जमीन का आधार है ना, तो ये तुम्हारा वो यूनिक लैंड रिकॉर्ड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उल्पिन तुम्हारा 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ठीक है, ये कौन इशू करता है? ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? MOH, UA, होम अफेयर नहीं, वो तो हाउसिंग, एकदम जानते हैं साहब, बोल दीजिए आप। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के तहत होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म जो है, एक जीएसई पेपर 3 इकोनॉमी में हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हुए हैं, है ना। तो जेसी कुमारप्पा कमेटी भी देखे ही हुए वहीं पर। देखा तो याद रखना, ये भी रिव्यू करने वाले हैं। जेसी करप्पा कमेटी जो है तुम्हारा लैंड रिफॉर्म में है। ठीक है, पर्सन में जैसे बेटी का ऊपर हम लोग एक्ट देख चुके हैं, है ना। ये देखो, ये तुम्हारा एक मेंस का इशू है। इशू क्या है मतलब, ये डाल सकते हो कि मतलब एक DARPG जो है ना, एक रिसेंटली ये अपना इंडेक्स डाला है ताकि परफॉर्मेंस को वो चेक कर सके। टोटल 4 डायमेंशन है इसका, एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ठीक है, 4 डायमेंशन में ये टोटल तुम्हारा 11 इंडिकेटर को क्या किया है, बांटा है। ठीक है, और कुछ नहीं है तुम्हारा इसमें। सीजीआई अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, सीजीआई कैसे अपॉइंटेड होते हैं, जो सीजीआई जा रहा है या तो इस कन्वेंशन यही है कि सीनियर मोस्ट जो जज होता है वो बन जाता है, नहीं तो फिर जो आउटगोइंग जो होते हैं तुम्हारे सीजीआई, वो रिकमेंड करके चले जाते हैं कि इनको बना दीजिए आप। ठीक है, ये होता है। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल सरकारी कमीशन से बना हुआ है, इसका मेंबर क्या क्या होते हैं ये बुक में भी हम लोग देखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको स्किप करो, बस हो गया, इतना ही था। ये था विजन का करंट अफेयर। अभी जो दूसरा करंट अफेयर है वो हम लोग करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, ग्रुप पे लिंक आएगा। ठीक है, चलो।